राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक बोलिए या लास्ट चैप्टर बोलिए, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मास बार स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, देखिए दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये, दूसरा ये है स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि मैटर है, ठीक, कोई भी मैटर, प्लस हम उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या कर रहे हैं, अप्लाई करा रहे हैं, है ना। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अप्लाई कराते हैं तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था भैया कि मैटर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अटैक, इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। बट स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है कि हम रेडिएशंस को यूज़ नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं कि आयनाइजेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। आयनाइजेशन मतलब क्या कि वो एक, जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो +½ और -½ में डिवाइड हो गया, तभी तो हम बोलेंगे कि वो आयनाइज हुआ। ठीक है, इस तरीके से तो मास बार स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, आयनाइजेशन के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। उसमें रेडिएशंस का यूज़ हम कहीं से भी नहीं करते हैं। इतना समझ में आया। अब ये है क्या एक्चुअल में प्रोसेस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका जो प्रोसेस है वो इंस्ट्रूमेंट बेस। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जब हम समझ लेंगे इसका, तब हम आगे की चीज़ों को, स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट इसका सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए। तो मैं पहले इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। सो ये है आपका मास बार स्पेक्ट्रोमेट्री का डायग्राम। अभी देखने में काफ़ी खिचड़ी मची हुई है, इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, बट अभी समझ में आपको आने लगेगा। देखिए ये आपका एक चैम्बर है, ठीक है। इस चैम्बर में ये लगी हुई है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट मीन्स कि ये गर्म है, पहली चीज़। तो यहाँ से जो भी हम सैंपल इसमें डालते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में अगर हम डालते हैं, सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में ही जनरली डाला जाता है, क्योंकि कंपाउंड, अब गैसियस कंपाउंड हम कहाँ से इसमें डाल देंगे, उसको पकड़ना पड़ेगा ना। सॉलिड है तो हमने स्पैचुला से उठाया, मेजर किया कि इतने ग्राम, और हमने डाल दिया। लिक्विड को भी हम डाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड फेज़ में हमने अपना कंपाउंड डाला यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे हॉट प्लेट लगी है, ये कंपाउंड को गर्म कर देती है और उसको सॉलिड से कन्वर्ट कर देती है, किसमें, गैसियस फेज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसियस फेज़ में आ गए, दूर दूर हो गए। अब इसके बाद ये मॉलिक्यूल यहाँ इधर ट्रैवल करते हैं आगे की तरफ। जब यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा हुआ है, एरो आप बनाइएगा, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करता है। कहाँ पे, जब कंपाउंड यहाँ आया आपका, तो इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट होगी इस तरीके से इस पूरे एरिया में। और जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरी बात समझिए, जैसे हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक, इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेकिन माइनस चार्ज बना लेगा कि नहीं बनाएगा, एनायन हो गया ये। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, ठीक है। या तो फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तब क्या करता है, M+ बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं। ये है रिपेलर प्लेट, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो जनरली क्या होता है,
आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में सेपरेट हो जाता है, ठीक। उसके बाद यही हमारे आयंस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इनको एक्सिलरेटिंग प्लेट मिलती है। ये प्लेट एक्सिलरेट करना मतलब क्या है, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल रह गए वो वैक्यूम के थ्रू बाहर चले जाते हैं यहाँ पे न्यूट्रल, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले यहाँ पे M1 M2 के मतलब अपने मास के अकॉर्डिंग M1 M2 के जगह पे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ कलेक्ट हो गए उसके बाद नीचे यहाँ पे एक क्या लगा होता है, स्पेक्ट्रा लगा होता है। मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट का सेटअप हो गया, इसी इंस्ट्रूमेंट में नीचे की तरफ एक स्पेक्ट्रा लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक स्पेक्ट्रा, ये M/Z है और ये है रिलेटिव इंटेंसिटी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे M1 और यहाँ M2। इस तरीके से हमें दो पीक्स देखने को मिलती हैं। तो मास बार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। हमने यहाँ सैंपल डाला सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में, हॉट प्लेट के थ्रू वो वेपोराइज हो गया। पहला काम था सैंपल डालना, हमने फर्स्ट नंबर पे सैंपल डाला। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, यहाँ वेपोराइजेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आपका आयनाइजेशन हो रहा है प्लस फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या, आयनाइजेशन क्या है, प्लस माइनस में सेपरेट हो गए। फ्रेगमेंटेशन भी वही चीज़ है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन को स्पेशली, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक्सिलरेशन हुआ यहाँ पे 5th नंबर पे। उसके बाद एक्सिलरेशन के बाद ये जो आपका यहाँ से नीचे आ रहा है ये क्या है, डिफ्लेक्शन। यहाँ पे होता है आपका डिफ्लेक्शन। क्या नंबर हो गया ये, 6th नंबर पे डिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद मास सेपरेशन 7th नंबर पे। फिर 8th नंबर पे आपका आता है डिटेक्शन। तो ये आपके 8 स्टेप्स होते हैं। अभी मैं इन्हें लिखवा भी देती हूँ। और इस तरीके से ये 8 स्टेप आपके मास बार स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टेप्स को एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले जब एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी और आएगी। तो पहला काम हमने क्या किया, सैंपल इंजेक्शन, यही तो किया, सैंपल इंजेक्ट कराया। किस फॉर्म में, सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में हमने इंजेक्ट कराया। उसके बाद क्या होता है, वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन है तो हमारा सैंपल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आता है आयनाइजेशन, हम उसको आयनाइज कराते हैं। फिर वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है। देन एक्सिलरेशन, उसके बाद होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है झुकना। जिन्हें नहीं पता वो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, झुकना। जो ऐसे और ऐसे करके, सॉरी अच्छे से बना नहीं पाई मैं, जो ऐसे करके झुक रहा था ना मॉलिक्यूल, न्यूट्रल वाला तो यहाँ से निकल गया, चार्जेस वाला है ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ, तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। मास के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, है ना, मास सेपरेशन। और लास्ट आपका आता है डिटेक्शन। इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ देता है हमें, मतलब पीक्स देता है हमें, ठीक है।
तो ये आपके मेजर स्टेप्स हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट यही स्टेप है आपका फ्रेगमेंटेशन, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको हम समझेंगे, अलग से इसकी एक वीडियो मैं बनाऊंगी, तब हम इसको समझते हैं, ठीक है, कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। उससे पहले एक फॉर्मूला आप देखिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो ये क्या है आपका भाई, मास है कि नहीं है, रेडियस है, डिफ्लेक्शन है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके एटम का मास ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मास कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका मास कम होता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे? अच्छा, अब कौन सा ज़्यादा हो रहा है कौन सा कम हो रहा है, इसको ज़रा सा आप यहीं पे समझ लीजिए, वरना आगे फ्रेगमेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब हमारा कंपाउंड यहाँ से आ रहा था तो एक्सीलरेटिंग प्लेट लगी हुई थी कि नहीं, और यहीं से आपका डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जा रहा था। इस तरीके से कुछ था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए। तो डिफ्लेक्शन क्या है, अब इसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ये m1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस m2 का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा कि रेडियस आपकी कम है। भाई ये एक सर्कल अगर है तो रेडियस कम है ना, और ये वाले सर्कल की रेडियस ज़्यादा है कि नहीं। तो जब रेडियस आपकी यहाँ कम है, मास कम है, नहीं सॉरी, रेडियस कम है, मास ज़्यादा है, और डिफ्लेक्शन, देखो एक चीज़ यहीं पे समझो, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये कैसा डिफ्लेक्शन है, कम है, लेस डिफ्लेक्शन। यहाँ से यहाँ तक ही तो मॉलिक्यूल डिफ्लेक्ट हुआ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक हुआ है ज़्यादा, तो डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि m1 का जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है m2 के मास के, समझ रहे हो। तो m2 का जो मास है वो ज़्यादा है, m1 का मास कम है। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे बहुत डिटेल में क्या फ्रेगमेंटेशन, आयनाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन से क्या मतलब है, वही चीज़ समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।